हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स के हमने पिछले वीडियो में कोटि, अणुसंख्यता, कोटि क्या होती है, अणुसंख्यता क्या होती है, कौन सी कोटि कहलाती है, अणुसंख्यता किसे कहते हैं। आज इस वीडियो में हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो अभिक्रिया वेग है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका पहला फैक्टर है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से मुख्य कारक है अभिकारकों की सांद्रता। पहला है अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है कि प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता उच्च होती है। प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता उच्च होती है तो अभिक्रिया वेग भी उच्चतम होता है, अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ अभिकारक की सांद्रता के मान में कमी आती है वैसे वैसे अभिक्रिया वेग के मान में भी कमी आती है। तो देखो, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग के क्या होती है, समानुपाती। मतलब प्रारंभ में अभिक्रिया वेग है वो अधिकतम होता है, अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है तो अभिक्रिया वेग का मान भी अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वेग, जैसे जैसे अभिक्रिया वेग का मान समय बढ़ता है अभिक्रिया वेग का मान घटता जाता है। तो अभिकारक की अभिक्रिया वेग अधिकतम होती है। प्रारंभ में क्या होती है, अधिकतम होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे घटती रहती है। तो अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, तो समय में होती है। तो अतः समय में वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी घटता है। तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। देखो, हमने ये ग्राफ खींचा है अभिक्रिया वेग और समय। तो अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता, तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो समय के साथ साथ ये धीरे धीरे घटती है। तो अभिकारकों की सांद्रता, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, अतः समय में वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम। तो इससे अभिक्रिया वेग भी क्या होता है, घटता है। तो अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग क्या होती है, समानुपाती। तो अतः अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो
अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया वेग का मान भी बढ़ेगा, अभिक्रिया वेग का मान घटेगा तो अभिकारकों की सांद्रता भी घटेगी। यह कहने का मतलब है अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है तो अभिक्रिया वेग के मान में भी कमी आती है। ये एक दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एक ये घटेगी तो ये भी घटेगी, एक दूसरे के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, अतः समय में वृद्धि के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है, जिससे अभिक्रिया वेग का मान भी या अभिक्रिया का वेग भी घटता है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब देखो दूसरा, दूसरा है तंत्र का ताप। तंत्र का ताप। अब तंत्र का ताप क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु भाग लेते हैं तो अभिक्रिया में ताप में वृद्धि हो जाती है, जिसे अभिक्रिया में ताप में वृद्धि, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होने पर, रासायनिक अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होने पर अभिकारक के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है या बढ़ती है, जिससे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होने पर अभिकारक के अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, अतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, अतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सामान्यतः 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, तो अतः 10 डिग्री, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग सामान्यतः कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होने पर अभिकारक के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, शीघ्रता से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 35 तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अब एक है ताप गुणांक की डेफिनेशन क्या है, ताप गुणांक किसे कहते हैं, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री मतलब 10 डिग्री का अंतर हो गया, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग नियतांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है।
कहलाता है। तो इसकी देखो ताप गुणांक बराबर के T+10 यहाँ यह वेग नियतांक या वेग स्थिरांक बटा KT बटावा KT। तो इसमें क्या है, वेग नियतांक प्लस टेम्परेचर कितना है T+10 बटावा वेग नियतांक T, ये इसका समीकरण है। अब अभिकारकों की प्रकृति, तो ताप गुणांक क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया के वेग नियतांक का अनुपात क्या कहलाता है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक बराबर KT+10 अपॉन KT। तो K यहाँ क्या है, वेग नियतांक, T क्या है, टेम्परेचर। तो जैसे इसका हो गया ताप गुणांक बराबर क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग नियतांक एक ही बात है। दूसरा अपॉन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इसका क्या हो गया, ताप गुणांक बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग स्थिरांक बटावा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये हो गया क्या, तंत्र का ताप। तो तंत्र जो सिस्टम है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु की गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसमें टकरों की संख्या बढ़ेगी, टकरों की संख्या बढ़ेगी तो इससे अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। अब है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, तो अभिकारकों की प्रकृति क्या है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कुछ आयनिक प्रकृति के होते हैं, कुछ आणविक प्रकृति के होते हैं। तो जो आयनिक प्रकृति के होते हैं वो जल में विलय होकर आसानी से आयनों में मुक्त हो जाते हैं, तो वो शीघ्रता से हो जाते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनकर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि कुछ है वो आणविक प्रकृति के होते हैं, जो आणविक प्रकृति के होते हैं उसमें बंधु की संख्या अधिक होती है जिससे आसानी से नहीं टूट पाते हैं, और वो आसानी से नहीं टूट पाते हैं वो आसानी से जिससे अभिकारक आसानी से टूटकर उत्पाद में नहीं परिवर्तित होते हैं। तो इसमें देखो अभिक्रिया वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान अभिकारक, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु में पुराने बंध तोड़कर नए बंध बनते हैं। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की किस प्रकृति पर निर्भर करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु में पुराने बंध टूटते हैं और क्या नए बंधु का निर्माण होता है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, जिससे
उत्पाद का निर्माण होता है। तो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बने जाते हैं। तो जिनमें बंधु की संख्या अधिक होती है वो आसानी से नहीं उत्पाद नहीं बनाते हैं, और जो आसानी से टूट जाते हैं वो आसानी से उत्पाद बने जाते हैं या उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कुछ अभिक्रियाओं की गति धीमी होती है और कुछ की अभिक्रियाओं की गति तेज होती है। तो आयनिक प्रकृति की अभिक्रिया है वो जल में वियोजित होकर, तो आयनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है क्योंकि आयनिक अभिक्रिया जल में वियोजित होकर जल में आसानी से वियोजित हो जाती है। आयनिक अभिक्रिया तीव्रता से क्या होती है, तीव्र गति से होती है क्योंकि आयनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में जलीय माध्यम में आसानी से आयनों में वियोजित हो जाती है और उत्पाद बना लेती है जिससे यह तीव्र गति से संपन्न होती है। जबकि आणविक अभिक्रिया मंद गति से होती है, क्योंकि इनमें अबंधु की संख्या बहुत होती है जिससे ये आसानी से नहीं टूटते हैं। तो इसलिए जो आणविक प्रकृति के होते हैं, आणविक अभिक्रिया मंद गति से होती है क्योंकि इनमें आबंधु की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे आसानी से नहीं टूटते हैं, और नहीं टूटते हैं तो आसानी से उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। जबकि आयनिक प्रकृति की होती है वो आसानी से टूट जाती है, आयनों में वियोजित हो जाती है जिससे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिकारकों की प्रकृति। अब हमारा चौथा पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। अब उत्प्रेरक का प्रभाव है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं पहले देखो, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में
स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं। अब उत्प्रेरक को कैसे प्रभावित करते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक, दो प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक होता है उत्प्रेरक वर्धक, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। एक ऋणात्मक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया वेग को घटा देते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो देखो यहां धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा एक बाधा होती है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं जिससे अभिकारक आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो यहां इन्हीं धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान या सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं जिससे अभिकारक आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक तो हम करवाते हैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, एक करवाते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे ही करवाते हैं अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो देखो यहां इसका ग्राफ बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसका ग्राफ पूछा हुआ है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है इसमें? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसमें? सक्रियण ऊर्जा क्या होती है इसमें? सक्रियण ऊर्जा एक बाधा होती है, यानी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने में एक रुकावट होती है, उस रुकावट को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका ग्राफ देखो भी, तो इसमें हम ग्राफ खींचते हैं। एक तो ये यहां अभिकारक, ये यहां उत्पाद, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में
इसे कहते हैं Ka1, और ये होगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में Ka2। तो ये तो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यह है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, कम होता है। तो ये बहुत बार ये आरेख पूछा हुआ है। तो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो उत्प्रेरक डालते हैं, इससे सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे आसानी से अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? उत्पाद में बदले जाते हैं। तो यहां देखो इसका मान अधिक है, बिना उत्प्रेरक की सक्रिय ऊर्जा का मान, तो इसमें Ka2 लेस देन Ka1, तो इसमें सक्रिय ऊर्जा का मान किसका अधिक होता है? बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिक होता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम होता है। यह बहुत बार अगर आप पूछा हुआ है उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अब आगे देखो 5वां पॉइंट, अभिकारकों की अवस्था। तो अभिकारकों की अवस्था का मतलब है कि अभिकारक यदि ठोस अवस्था में होते हैं तो आसानी से, जिसका पृष्ठीय तनाव क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, वह उतनी आसानी से क्रिया करेगा। माना कि एक लकड़ी का बुरादा है, तो बुरादे को यदि हम जलाया जाए तो आसानी से जलेगा। तो ठोस अवस्था में सूक्ष्म विभाजित कणों में होते हैं अभिकारक, तो आसानी से किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदले जाते हैं। तो इसमें देखो अभिकारक, अभिकारक यदि ठोस अवस्था में हो तथा सूक्ष्म विभाजित हो, तथा सूक्ष्म विभाजित हो, विभाजित हो, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसका अभिक्रिया वेग, उसका अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, अधिक होता है। तो ठोस अवस्था में जो भी अभिकारक होते हैं वो आसानी से विभाजित होते हैं